नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और भाई मेरे पास ना मैसेजेस की झड़ी लग गई। एक तो अनम के चैनल पर दिविक भाई गए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिविक भाई आ चुके हैं और वहां पर मैंने उस वीडियो पर फिर रिएक्ट किया, तो मेरे पास मैसेजेस की भीड़ लग गई कि भाई आप दिविक भाई को अपने चैनल पे बुलाओ। तो अच्छा ये हुआ कि मेरा कॉन्टेक्ट हो गया दिविक भाई से और दिविक भाई ने मुझे मेल किया कि भाई बड़ा अच्छा लगा आपने वो किया, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ मौका हाथ लगाया। मैंने कहा कि भाई एक इंटरव्यू दे दीजिए आप। तो दिविक भाई तैयार हो गए और आज हम उनसे बहुत बातें करने वाले हैं कि भाई क्या चीजें हैं वहां पर, कैसे चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप भाई और थैंक यू शो पर आने के लिए आपका। बिल्कुल नमस्ते और बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आपने मेरे को बुलाया। अरे सर, अच्छा दिलीप भाई, मैं शुरुआत करूंगा कि आप मतलब अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि क्या आप लोग पाकिस्तान के मूल निवासी हैं? मूल निवासी इन द सेंस कि आप वहीं पे रहे, देश का बंटवारा हो गया लेकिन आप थे वहीं के, रहे वहीं पर और अभी भी हैं वहां पे, या फिर कहीं से आप माइग्रेट होकर पहुंचे थे वहां पे? नहीं, हम लोग हमारी लास्ट 5 जनरेशन्स जियोग्राफिकल बाउंड्री जो आज पाकिस्तान की है तो यहाँ पर ही पैदा हुई है। उससे पहले हम राजस्थान के थे, राजस्थान में मेवाड़ जिले से थे। उसके बाद पांचवी जो भी जनरेशन थी, लास्ट 5th जनरेशन, वो आज जो करंट प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो यहाँ पर आके सेटल हो गए। तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी आप कह सकते हैं। 5 जनरेशन यहाँ से गई हैं। जब पाकिस्तान नहीं था तब से हम इधर हैं, इसी हाँ, मतलब धरती। मेरे सवाल पूछने का सेंस भी वही था कि मतलब पाकिस्तान जब नहीं बना था तब से आप लोग वहां हैं, तो जाहिर सी जी बात है कि बिल्कुल आप सर। लोग ज्यादा पाकिस्तानी हैं जी मेरे हिसाब बिल्कुल। से। जी हाँ, हाँ। अच्छा दिविक भाई, क्या कभी आपके परिवार में उस वक्त ऐसी चर्चा हुई हो कि भाई दादे परदादे जो थे जब बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान नाम का नया देश बना 1947 में, तो क्या उस वक्त ऐसी बात नहीं हुई कि हम यार यहाँ पे क्यों हैं, हम भारत ही चले जाते हैं? क्या ऐसी कुछ बातचीत हुई होगी? अब मेरे जो मेरे परदादा थे, वो असल में बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। तो उनके साथ कभी कोई इधर मसले मसाइल इतने हुए नहीं। आज़ादी 47 के टाइम पे 47 48 कम से कम वो 2 ढाई साल का जो पीरियड था जिसमें ये तंग कर रहे थे, लोग इधर से उधर जा रहे थे, ये पूरा सिस्टम आपका 2 ढाई साल चला। इन्फ्लुएंशियल बंदे थे, इस वजह से हमारी फैमिली को इतना कभी अफेक्ट हुआ नहीं उस चीज का कि हमारे ऊपर ज्यादती की हो या हमारे ऊपर किसी मॉब ने अटैक किया हो 47 के टाइम पे। तो इस वजह से फिर हम इधर ही रहे, हमें इतनी ज्यादा उस टाइम पे तकलीफ नहीं हुई 47 के टाइम पे। अच्छा, पाकिस्तान बनाया गया एक रिलीजन के नाम पर, मतलब शायद दुनिया में दो ही देश हैं शायद, एक यहूदियों के नाम पे है, एक शायद इस्लाम के जी नाम पे है, ऐसा बनाया गया। बिल्कुल। बाकी तो हैं ही। रिलीजन के आधार पर एक देश बना और आप उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो उस देश में रहने पर, उस मुल्क में रहने पर कैसी फीलिंग आती है अभी की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, हम तो सिंध सिंध से बिलोंग करते हैं, हम लोग तो सिंधी हैं अगर एथनिकली जाए तो। असल सिंधी तो हिंदू ही थे और असल सिंध भी हिंदुओं का था। लेकिन ये कि इतनी ज्यादा तकलीफ स्टार्टिंग में 47 में नहीं होती थी, फिर जो ईयर ऑन ईयर जो आहिस्ता आहिस्ता एक एक इदारा, एक एक जो पिलर एक कंट्री का या डेमोक्रेसी का होता है, वो जब एक एक पिलर एक एक डिपार्टमेंट आपका करप्ट होता जाए या डिफंक्ट होता जाए, और फिर 80s में जो रेडिकलाइजेशन थी ना, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन जो जियाउल हक ने की। लेकिन वो जिया इतनी के टाइम पे जल्दी, जब थी जी। जी, उसने इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाया क्योंकि वो स्कूलों में पढ़ाई, वो बच्चे बड़े हुए 90s में, वो जब 2000s का टाइम आया, जब वो जॉब्स में प्रोफेशनल लाइफ में आए, फिर उस रेडिकलाइजेशन का इफेक्ट है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नजर आना शुरू हो गया। फिर वो ईयर ऑन ईयर वो बढ़ता गया कि पहले कम लोग थे, जो हम कहते हैं कि है यार हर मुल्क में थोड़े बहुत लोग तो होते ही हैं ऐसे, वो थोड़े लोग हैं ना, पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, अब वो ऑलमोस्ट अब मेजोरिटी में आ गए। और वो जैसे, पावरफुल भी हो गए। जी, पावरफुल भी हो गए। पावरफुल तो देखें स्टार्टिंग से ही होंगे ना, क्योंकि आप स्टेट ने उनको दे दी है परमिशन ये सब काम करने की। स्टेट ही रेडिकलाइज करवा रहा है आपके टेक्स्ट बुक्स को, स्टेट सपोर्ट भी करता है ऐसी चीजों को। और फिर जब ऐसे लोग पढ़ के ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जब फिर वो एक बैरोक्रेट्स बनते हैं, एक पावरफुल पोजीशंस में, जुडिशरी में जाते हैं, तो माइंडसेट तो उनका वही होता है ना, तो वो स्टेट से ही एक पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। चाहे वो गरीब भी होगा, मतलब कोई मिडिल क्लास रेडिकलाइज इंसान है, लेकिन वो रेडिकलाइज है तो उसको कहीं ना कहीं है ना एक प्रिविलेज मिल जाती है हर जगह पे, अगर वो कोई ऑपरेशन करता है तो।
इन दैट केस। मुझे याद आ रहा है देव भाई कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आपके ही इस्लामाबाद में, शायद शायद जिन्ना इंस्टीट्यूट है या इस्लामाबाद में ही है शायद। जी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि अपने ही देश में बेगाने, तो उसमें एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई साहब थे। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चा भी हूं और मैं बोलूं, मेरे जैसे 10 लोग मेरी गवाही दें, लेकिन अगर सामने से 2 मुसलमान बोल दे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो लोग उन 2 मुसलमानों का भरोसा कर लेंगे लेकिन हमारा नहीं करेंगे। बिल्कुल उनकी ऐसा बात में ही है। मतलब कितनी कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है। बचपन से जहन में ये डाला है ना कि काफिर, यहूदी, ईसाई ये होते ही झूठे हैं, धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं, इनके दिखाने के दांत और हैं, चबाने के दांत और हैं। जब ऐसी ऐसी बातें आपको बचपन से आपको डाली जा रही हैं, तो बड़े होकर आपका माइंडसेट ही हुआ है और आप उनको समझा भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो बचपन से उनको फीड किया गया। ऐसा नहीं कि उनको टीनेज में या अडल्टहुड में आके उनको फीड किया। जो बचपन से हो गया वो फिर उनके साथ मरते दम तक रहेगा। हम अगर 1000 भी हों और आगे 10 अगर कोई दे दें गवाही, सच्चे वो माने जाएंगे, हम 1000 सच्चे नहीं माने जाएंगे। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर। अच्छा, जिन्ना ने जो मुल्क बनाया, वो ये कह के बनाया कि जी हम माइनॉरिटीज हैं और हमें अपने हक नहीं मिल रहे हैं। तो माइनॉरिटीज के नाम पर उन्होंने मुल्क बनाया, और उसी देश में माइनॉरिटीज पर क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और वही देश कहता है कि जी भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है। खैर, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मैं थोड़ा सा, आपने 90s का जिक्र किया कि जब वो लोग बड़े हुए, पढ़ के आए और बड़े हुए, उस पर भी आऊंगा। लेकिन जब 90s का दौर था, तो उस समय एक भारत में एक घटना हुई 1992 में, बाबरी मस्जिद वाली जो घटना थी। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में मंदिरों पर अटैक हुए, हिंदू फैमिलियों पर अटैक हुए। उस वक्त आपकी फैमिली में क्या इस तरह की बातें हुई थी कि भाई हम चले ही जाते या चले जाते हैं, या आप लोग कैसा फील कर रहे थे? क्या सेफ फील कर रहे थे आप लोग उस वक्त? ये 92 वाले वाकया के टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी वैसे थे। मेरे जो दादा थे तो वो भी पावरफुल थे, ब्यूरोक्रेट थे। हमें वो कभी इतने मसले मसाइल ऐसे डेली बेसिस पे फेस नहीं करने पड़े जैसे आज करते हैं। तब होता था यार 6 महीने में कोई ऐसा हो गया, साल में कोई ऐसा हो गया। अगर हम अपनी पर्सनल फैमिली की बात कर रहा हूँ कि एक फैमिली को साल में कितनी दफा ऐसी चीजों को फेस करना पड़ता है, तो इतनी चीजों को है ना, वो मेरे एल्डर्स जो थे फैमिली के वो लाइटली लेते, बोलते थे इतना तो फिर दुनिया के हर मुल्क में होता है। और जितना भी अटैक्स हुए थे 92 के रिटेलिएशन में, पाकिस्तान में जितने भी मंदिर तोड़े गए या अटैक किए गए, रूरल एरियाज में किए, शहरों में नहीं हुआ। पंजाब के शहरों में हुआ, जैसे मुल्तान वाले मंदिर था, एक रहीम यार खान वाला था, एक लाहौर में गुरुद्वारा था, उधर हुआ। लेकिन सिंध वाली साइड पे या बलूचिस्तान वाली साइड पे गांव देहातों में वो किया गया। यहाँ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोयटा, गवादर, हब, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, इधर नहीं हुआ, शहरों में नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आता हूं कि आपने बात कही कि पढ़ाया जाता है, वो चीजें हैं। तो पाकिस्तान के स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, मैं भी जानता हूं, आप तो और ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें हिंदुओं को बुरा बताया गया है। तो बतौर हिंदू जब आप वो पढ़ते होंगे, तो क्या फील किया आपने? क्या आपने कभी आके मम्मी पापा को ये बोला कि ये हमारे बारे में ऐसी क्यों बातें कही जाती हैं? क्या कुछ ऐसी बात हुई होगी? हम लोग मम्मी पापा से पहले वो बोलने, उससे पहले मम्मी पापा हमें स्कूल पहले ये सिखा के भेजते हैं बचपन में। मतलब छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप सिखाएंगे कि यार बदतमीजी नहीं करनी, स्कूल से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, चिल्लाना नहीं है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। हमें सिखाया गया कि रिलीजन पे बात नहीं करनी है, कोई अगर तुम्हें कुछ बोले भी रिलीजन पे चुप रहना है, उसका आगे से जवाब नहीं देना है। तो हमें इस तरीके, हम कुछ बोलने उससे पहले तो माँ बाप ही हमें ये बोल के सिखा के भेजते थे स्कूल। तो वो कभी नौबत ही नहीं है कि हम लोग कंप्लेन करें। हाँ, बुरा फील करते थे जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, अपने रिलीजन के बारे में जब पढ़ते हैं, टीचिंग्स लेते हैं घर वालों से, बुक्स पढ़ते हैं हमारी रिलीजियस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आने लगती है कि बुरा भी लगता है, एक इन्फ्योरिटी वाला कॉम्प्लेक्स भी आता है। और फिर आपके साथ एक तो ये चीजें तो हो रही हैं, फिर आपके साथ सोसाइटी पे भी डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, या न्यूज भी आप पढ़ रहे हैं। अगर मेरे साथ नहीं भी हो रहा, मैं डेली अगर न्यूज पढ़ रहा हूँ कि भाई उसके साथ ये हो गया, वो हिंदू था, इस वजह से हो गया, तो वो चीजें फिर अफेक्ट करती हैं आहिस्ता आहिस्ता माइंड सेट पे, इमोशनली आपको हिट करती हैं वो चीजें। अच्छा, आप जब आप बड़े हुए, समझदार हुए, या उससे पहले अ, कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके साथ जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, कभी उन्होंने हिंदू होने की वजह से आपको कुछ कहा हो, बोला हो? क्योंकि किताबों में तो वो भी पढ़ रहे हैं,
तो क्या कभी आपका मजाक बनाया गया हो या कभी कुछ आपको डराया धमकाया गया हो, कुछ ऐसे भी वाकयात हुए होंगे? मैं मेरे ऊपर पर्सनली एक ही दफा हिट किया था स्कूल में कि वो क्लास में होते हैं ना, दो बच्चों के ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप को वो लड़ाई होती थी, तो वो उसने फिर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया और टीचर को जाके कमरे, वो ये बोल रहा है मक्का के बारे में। तो टीचर को पता था कि हमारे झगड़े होते, क्योंकि उससे पहले भी हम बहुत दफा प्रिंसिपल के ऑफिस में हमारी पेशियां लग चुकी थी। तो टीचर को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो मामला ठंडा हो गया। लेकिन ये मजाक इस तरीके से इनडायरेक्टली हंसी मजाक बहुत उड़ाते हैं जो कि हम नहीं उड़ा सकते। हम रिटेलिएट करेंगे तो हमारा ब्लेसफेमी लगेगा। नहीं तो यार जैसे रक्षाबंधन आती थी, राखी पहन के जाते थे, तो 2-3 दिन तो बंदा पहनता ही है। इंडिया में तो लोग और भी ज्यादा पहनते हैं, महीना महीना भी पहनते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो तो जब तक वो धागा रहता है तब तक रहता है, जब हट जाता है तो हटा बिल्कुल देते हैं, तो कई-कई महीने पहन लेता हूँ मैं। ऐसा ही है। तो हम जाते थे तो बोलते थे ये क्या हथकड़ी पहनी हुई है, अब कुछ नहीं बोल सकते। अ, अरे वो बंदर वाले भगवान का क्या नाम है, हनुमान का, अब हम कुछ नहीं, हम आगे तो हमारा जवाब है हनुमान, हम कुछ बोल नहीं सकते उसके आगे। अगर हम मजाक कर ले तो ब्लेसफेमी हो जाती है, वो मजाक करें तो वो मजाक है। अच्छा, जब आप बड़े हुए, जब आप कॉलेज से बाहर निकले, उसके बाद जब आपने जॉब तलाशी होगी या कुछ किया होगा, तो उसमें भी ये चीज आड़े आती है कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं? जॉब के लिए तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मैंने तो स्टार्टिंग से बिजनेस किया। मैं पढ़ाई के दौरान ही मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, कॉलेज टाइम से। तो बिजनेस में काफी जगहों पे अटकलें आई हैं, डीलिंग में आती हैं। इतना गवर्नमेंट ऑफिसेस में मुझे इतना वो नहीं सहना पड़ा, या इंसल्टिंग हो या आपका काम डिले कर दिया हो, तंग कर रहे हो। लेकिन जब आप डीलिंग करते हो कस्टमर्स के साथ या आपके जो सप्लायर्स होते हैं उनके साथ, उनमें कभी कभार को 10-15% ऐसे लोग होते हैं जो कि ये करते हैं चीजें, आपको रेट ज्यादा बताएंगे ताकि आपको बेचना ही ना पड़े, कि यार हिंदू के साथ डीलिंग ही ना करनी पड़े। ऐसी चीजें भी होती है, जानबूझ के रेट ज्यादा बताएंगे। तो हमारे साथ जो मेरे पार्टनर मुस्लिम है पाकिस्तान में, ओके। पाकिस्तान में जो मेरा बिजनेस स्टैब्लिश्ड है वो मेरा मुस्लिम के साथ है पार्टनरशिप। तो मैं उनको आगे भेजता था, वो आगे उनको सही रेट बताते थे, फिर मैं जाके पेमेंट करता था, फिर हम लोग भी अपने मजे लेते थे, हम लोग भी तंग करते थे इस तरीके से। अब हम वो मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, इस तरीके से तो मजे ले ही सकते हैं। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, वहाँ की एक संस्था है द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। उसने अपनी रिपोर्ट में एक गजब की बात कही है। उसने कहा है कि जो पिछले साल यानी साल 2022 में जो वहाँ की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें एंटी हिंदू या एंटी माइनॉरिटी कंटेंट में कहूँ उसको बढ़ा दिया गया। तो मतलब आप जहाँ नए दौर में जी रहे हो, दुनिया कहाँ जा रही है, आप वहाँ पे अभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। मतलब स्टेट की तरफ से हुआ ना ये तो, स्टेट जी स्पॉन्सर है ये तो। बिल्कुल, तो कि ये मतलब इमरान समझ खान नहीं जो आता कि पॉलिसी ये। लाए थे। जी, हुँ, ये इमरान खान जो पॉलिसी लाए थे, ये वो जब अफेक्ट में आई तो वो ये सारी चीजें उसमें बढ़ी हैं। लेकिन अब उसका कुछ कर नहीं सकते, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। आपका जब एक भी पिलर सही होता है तब जाके आप बिल्डिंग को कुछ ना कुछ रेनोवेट करेंगे, रीबिल्ड करते हैं, रीमॉडल करते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो बिल्डिंग को फिर डिमोलिश कर दिया जाता है। और अगर हिस्टोरिकली टेक्निकली देखा जाए तो जब इलीगल लैंड पे जो चीज होती है उसको तो फिर बिल्डोजर पे ही चला दिया जाता है। तो जब एक चीज ही इलीगल बनी हुई है, जो कॉन्सेप्ट ही गलत है, और बनाने वाले असल में बनाने वाले नहीं है, जो बनाने वाले थे वो चले गए, जो उनके साथी या लेबर कह लें, लेबर उनके यहाँ के फाउंडर बन गए, इस तरीके से चीजें ही हो गई हैं। हिस्ट्री कभी सही पढ़ाई नहीं गई, और किताबों का रुझान नहीं है। अभी तो मेरे हिसाब से मेरे को बुक्स अगर चाहिए मैं बाहर से मंगवानी पड़ती है, पाकिस्तान में मुझे बुक्स नहीं मिलती। मतलब पहले ही मिलती थी, अब डे बाय डे हर चीज बंद होती जा रही है, बुक्स का रुझान ही नहीं है यहाँ पर। तो आप जब तक आप बुक्स नहीं, यूनिवर्सिटी आपको कितना सिखा लेगी, एजुकेशन सिस्टम कितना भी अच्छा हो, एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छा इंसान बना देगा, नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल अगर आपको बनना है, वो आपको 4 साल की डिग्री नहीं बना सकती। उसके लिए आपको पढ़ना बिल्कुल, है, कुछ करना है, यूट्यूब यूज करेंगे, बिल्कुल। इंटरनेट यूज करेंगे। तो आपको, आपने भी रिपोर्ट्स देखी, आपने उस पर रिएक्ट भी किया कि पाकिस्तान इज नंबर 1 इन वॉचिंग द पॉर्न। उसके हुँ, अलावा हुँ, अगर हुँ। यूट्यूब पे जाएंगे, हंसी मजाक चुटकुले देख रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, कोई बात नहीं, वो भी जिंदगी का सर, मैं भी देखता हूँ ये हर चीज। लेकिन साथ में कभी इंटेलेक्चुअल वीडियोस भी यूट्यूब पे देख लो,
जो बड़े बड़े लोग दुनिया हर मुल्क के बैठे हुए, ये नहीं कि इंडिया के देखो, पाकिस्तान के, हर किसी का देखो आप, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। मतलब इनफैक्ट मैं यूट्यूब का इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं जिनकी किताबें कम से कम बहुत नहीं मिलती हैं, जैसे कार्ल सागन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बिल्कुल राइटर, मतलब आप जो उनको कह लो, तो उनकी ना मुझे बातें सुननी थी। अब सुन तो सकता नहीं था, तो किताबें जो मिली यहाँ पे उसको पढ़ा मैंने, लाइब्रेरी में ढूंढता था, मिल जाती थी। यूट्यूब आने से क्या हुआ कि उनके वीडियोस आए, जो उनके लेक्चर्स थे, जो वो चीजों को बता रहे हैं, मुझे सुन के उससे इतनी ज्यादा नॉलेज मिली साइंस के बारे में, इंडिया के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, या दूसरी चीजों पर जहां भी उन्होंने बात की है। तो मैंने देखा कि यार अगर यूट्यूब से आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन वही है कि भाई आपके हाथ में तलवार है, आप चाहे तो उससे किसी का गला काट दो या उससे कुछ अच्छा काम कर लो। मतलब बिल्कुल ऐसे है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अच्छा, दिविक भाई, हम लगातार देखते हैं, मेरे पास ये लगातार खबरें आती हैं, रोज आ रही है खबर, ज्यादातर सिंध से आती है कि जी हिंदू बच्चियों को, नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी किडनैपिंग हो गई, उनकी जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, उनकी शादियां कर दी गई, बड़े बड़े लोगों से शादियां कर दी गई। मियाँ मिट्ठू का नाम आपने भी सुना होगा, हमारे यहाँ बड़ा बिल्कुल चर्चित नाम है भाई, बहुत हमने सुना है। तो ये लोग प्लान्ड करके ये काम करते हैं। क्या वहां की पुलिस, वहां का कानून, वहां का प्रशासन, वहां की अदालतें क्या कुछ नहीं कर पा रही इनको रोकने के लिए, या सब की सब खत्म हो चुकी? देखें, यहाँ पर जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है कि मुस्लिम वापस कन्वर्ट, जो एक बार मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, आप इस्लाम नहीं छोड़ सकते। जब आप कोर्ट में जा रहे हैं डरा धमका के, लड़की को भी धमकाया हुआ है, उसकी फैमिली को भी धमकाया हुआ है कि कोर्ट में तुमने ऐसा नहीं बोला, नहीं तो उधर ही हम तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे, तुम्हें बोलना है कि तुमने अपनी मर्जी से कबूल किया। तो वो फिर लड़की उधर बोलती है हाँ मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया, तो वो वापस कैसे आएगी? और इसमें दो चीजें, एक होते हैं जो आइसोलेशन वाली चीजें होती हैं कि भाई किसी ने बदले में कर लिया, किसी का दिमाग, कोई रेडिकलाइज माइंड है, उसने एक हाथ हादसा कर लिया। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, मियाँ मिट्ठू जैसे। अब आप इनका, मियाँ मिट्ठू जिस विलेज में, जिस गांव में रहते हैं, वो लाड़काना सखर के बीच में एक गांव आता है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। उस गांव में पुलिस नहीं जा सकती, ना लाड़काना की पुलिस जा अच्छा, सकती है, ना सरखर की पुलिस जा सकती है। और उसके खुद के जो गार्ड्स हैं वो रेंजर के गार्ड्स हैं। तो अब क्या कर सकते हैं आप, इसका स्टेट सपोर्ट। ऑनलाइन तस्वीरें, लोग बोलते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मियाँ मिट्ठू डालो, इमरान खान के साथ तस्वीर मियाँ मिट्ठू की आ रही है। और बिल्कुल, मियाँ हाँ मिट्ठू मैंने जहाँ देखी है, जाता है तो मैंने उसके साथ देखी जो है। गार्ड्स होते हैं, कभी प्राइवेट सिक्योरिटी के ऐसे गार्ड्स होते हैं, ऐसी बॉडी और जो गन्स वो कैरी करते हैं, जैकेट्स जो पहनते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो क्या पाकिस्तान का हर इदारा, हर संस्था, उन सबका इस्लामाइजेशन हो चुका है? हर एक चीज का हो चुका है, हर एक चीज का। इधर चैरिटी को भी रिकग्नाइज कर दिया। जब कोविड हुआ था तो कराची में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, कराची का कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री वाले थे। उन्होंने फिर चैरिटी की कि भाई जो भी आएगा उसको महीने का राशन हम देंगे, हर हर इंडिविजुअल को। तो शिया को नहीं देंगे, हिंदू को नहीं देंगे, क्रिश्चियंस को नहीं देंगे। तो अब मतलब मैं ये नहीं वो कहता कि सारे, पाकिस्तान के लोग नहीं है? भाई उनके हिसाब से ये लायक नहीं है कि इनको चैरिटी भी दी जाए। अब मैं यही नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कोविड में चैरिटी की। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, पर ये ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी संख्या बढ़ती जा रही है कि आज अगर 10% ऐसा कर रहे हैं, कल 20 कर रहे हैं, फिर 30 कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब 100% कर लेंगे, फिर ये अपने आप को मानना शुरू कर देंगे, जो कि अभी भी कर ही रहे हैं। मतलब मैंने देखा है, चलिए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख इनको तो छोड़ दो, जो मुसलमान के वहां पे अलग अलग सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी का जो बहुत बड़ा वहां पे झगड़ा है। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मैंने पढ़ा कि पिछले 8 साल में करीब 4000 से ज्यादा शियाओं को मार दिया गया, और आए दिन शिया मस्जिद में ब्लास्ट होते रहता है। जिस डॉक्यूमेंट्री का मैंने जिक्र किया, जिन्ना इंस्टीट्यूट वाले का, उसमें एक शिया मोहतरमा थी, उनका भी इंटरव्यू लगा हुआ था, और उनके हस्बैंड को मार दिया गया। उनके हस्बैंड एक फैक्ट्री चलाते थे, और इसलिए मारा गया बकौल उनके, मतलब मैं नहीं कह रहा, बकौल उनके, कि वो शिया थे, और सुन्नियों की तरफ से कहा जाता है कि शियाओं को मारो तो जी जन्नत में आपको जगह मिलेगी। इस वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। ये तो देखे ना, ये सबसे बड़ा मसला है। इधर हर चीज अब अरबी में आप पढ़ाएंगे, कहाँ से होगा? ये वही बात है ना, अगर मैं गीता, महाभारत हिंदी और संस्कृत में पढ़ूं, जो मुझे आती ही नहीं है, मैं पाकिस्तान में, मुझे सिंधी, उर्दू, इंग्लिश आती है, तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी।
अब मैं हिंदी संस्कृत में पढ़ता तो मेरा भी हाल ऐसा ही होता जैसा इनका है, अरबी में पढ़ के। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा जो आपने एक लास्ट आपने बात की ना कि क्या हर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन रेडिकलाइज हो गया है। देखें, ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है ना पाकिस्तान में, वो चल रहा है। आप हमेशा लड़की 18 से छोटी क्यों होती है, 18 से बड़ी क्यों नहीं होती? हर बार लड़की ही शादी क्यों कर रही है, इस्लाम कबूल क्यों कर रही है? कोई हिंदू लड़का क्यों नहीं कर रहा मुस्लिम लड़की के साथ? तो जेनोसाइड हुआ ना कि आप, और फिर उसमें पूरा स्टेट सपोर्ट है तो ऑर्गेनाइज हो गया। लड़कियां नहीं रहेंगी, शादियां नहीं होंगी, शादी नहीं होंगे, हिंदू पैदा ही नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमारे काफी एनजीओ के साथ अभी ये केस में बातचीत चल रही है कि हम ये आईसीजे में या आईसीसी में ये केस लेके जाएं। तो अभी उसके लिए हम आगे वर्किंग कर रहे हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, इसके लिए फिर हम तैयारियां कर रहे हैं, कोशिशें नहीं हमारी नहीं, जारी हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बात आपने कही है ना, ये मैं अभी पिछले एक आध महीने पहले एक दो वीडियो में ये बात कह चुका हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार हर बार हमें ये खबर क्यों मिलती है कि नाबालिग लड़की ही कन्वर्ट हुई, नाबालिग लड़की ही उसको उठाया गया, लड़के क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे, यार लड़कों की किडनैपिंग क्यों नहीं हो रही है, जबरन मुसलमान क्यों नहीं बनाया जा रहा। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो लाइन इधर है, जो मेन मिशन है वो तो ये है, भाई लड़कियां जब होंगी ही नहीं, सारी मुसलमान हो जाएंगी, तो हिंदुओं की आबादी वैसे ही कम होने लगेगी और वैसे ही वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सवाल है कि जिस तरह की कट्टरता आपने बताई, रेडिकलाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं या खासकर जो हिंदू समुदाय है, उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, माइनॉरिटीज का फ्यूचर जो रह जाएंगे वो मर जाएंगे, और जो बाकी निकल जाएंगे। और हम लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं। आप देखें ना, 6 साल में 88 माइनस 44 करें जो है, इतने लोग निकल चुके हैं माइनॉरिटी के, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं। अब इतने लोग आपके अगर 6 साल में निकले हैं, और देखें हर हिंदू ने इधर बैकअप बनाया हुआ है। क्रिश्चियंस और सिख्स ने इतना बैकअप नहीं बनाया, लेकिन हर हिंदू के घर से एक बंदा बाहर है ही है। भाई ये है कि गरीबों को, जो गरीब हिंदू हैं उनके घर से बाहर नहीं है, और हम लोग काम ही सिर्फ गरीब हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। तो अमीर हिंदू या मिडिल क्लास हिंदू जब चाहे वो निकल सकता है, उसके घर में से एक बंदा हमेशा बाहर होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। और फॉर उसको, उसका सिर्फ पर्पस ही यही है कि बैकअप, बाहर जाने का बैकअप। उसका पर्पस ये नहीं है कि यार अच्छी नौकरी है या एजुकेशन अच्छी है। पहला मकसद ये होता है कि बैकअप बनाना है अपनी फैमिली का, बाहर निकलने का। इनफैक्ट आपकी बातें भी मैंने सुनी थी जिस वीडियो पर एक किया, तो आपने भी कहा कि मेरी फैमिली भी, मैं भी शिफ्ट हो चुका हूं वहां से, पाकिस्तान से। ये मेरी फैमिली में से कभी कोई बाहर गया नहीं पढ़ने, लेकिन मैंने जब बिजनेस शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं हालात मार्केट में देखता था आगे पीछे लोगों से, क्योंकि देखिए आप बिजनेस में हर हर तबके के लोग से मिल रहे हैं। आप पढ़े लिखे से भी मिल रहे हैं, आप अनपढ़ से भी मिल रहे हैं, रूरल में भी मिल रहे हैं। और अगर इनकम वाइज देखें तो इनकम वाइज भी आप हर तबके से मिल रहे हैं। तो जो चीजें मैंने देखी, मैंने रियलाइज की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पे शिफ्ट करना शुरू किया उस चीजों को। तो हम लोग तो फिर एक ही झटके में गए ना, पूरी फैमिली। हमारा कोई बैकअप क्या था नहीं वैसे, एक ही झटके में गए, मतलब सारी फैमिली सिटीजनशिप लेके गई। मतलब मुझे ये आपसे ये सवाल पूछते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ पुरखे मेरे पैदा हुए, मतलब कई पीढ़ियां यहाँ पे खप गई, उस जमीन को छोड़कर मुझे जाना पड़ा, मतलब अपने घर को, अपने देश को छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, कैसा लगता होगा ऐसा, मतलब। सर ये जाने का डिसीजन भी मैंने 2018 में लिया था। 2018 तक अगर मेरे मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि यार तुम बाहर चले जाओ, तुम जाओ फिर तुम्हारे पीछे हम आ जाएंगे। बोलता था नहीं यार, दुनिया घूमनी है, रहना है इधर सिंध में है, पाकिस्तान में रहना है, क्यों मुझे इधर ही रहना है, इधर ही काम करना है। लेकिन 18 के बाद, 18 में फिर मैंने फैसला ले लिया कि भाई अब तैयारी करो, अब लिख लो। क्योंकि ये जब इमरान खान आया, और इमरान खान की पहली जो हरकत थी जो उसने पहले ही दिन ही की, मियां आतिफ जो थे इकोनॉमिस्ट इनके पैनल में, उनको इन्होंने दबाव में आके निकाल दिया, जो अहमदिया थे। तो बस वो चीज थी, और मैंने उससे अंदाजा लगा लिया ये इंसान, ये खुद तो जिएगा नहीं, हमें भी नहीं जीने देगा मुल्क को। और आज वो हकीकत है, ये किसी को नहीं जीने देगा इंसान। हाँ, वो भी तो रिलीजन का कार्ड खेल ही रहे हैं। अच्छा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपको। अब मैं एक थोड़ा सेगमेंट लूंगा आपसे, रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जवाब हाँ या ना में देना है, या फिर भारत या पाकिस्तान में देना है। ठीक। कुल 10 सवाल हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूछूंगा, वैसे ही आप मुझे जवाब दे दीजिए। तो पहला सवाल है, क्या आपको एज ए पाकिस्तानी प्राउड फील होता है?
नहीं। जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं तो क्या अपनी पहचान पाकिस्तानी बताने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं? मैं सिंधी बोलता हूँ। माइनॉरिटीज को राइट्स कहां पर बराबरी के मिलते हैं, भारत या पाकिस्तान? इंडिया में हद से ज्यादा मिलता है, मेजोरिटी से ज्यादा माइनॉरिटी को मिलता है। क्या आपको लगता है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान से भी बुरा सलूक किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तान के पीएम, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर सेना के तीनों ब्रांचेस में से किसी के चीफ बन सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने आप को पाकिस्तान में सेफ एंड साउंड फील करते हैं? नॉट एनी मोर। क्या आप पाकिस्तान में बिना डरे अपने धार्मिक रीति रिवाजों या त्योहारों का पालन कर सकते हैं? इट डिपेंड्स कि मैं कितना अमीर हूँ और किस एरिया में रहता हूँ। क्या हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान में आसानी से सरकारी या प्राइवेट नौकरियां मिल जाती हैं? सरकारी मुश्किल से मिलती हैं, प्राइवेट मिल जाती हैं, फिर भी कंपैरेटिवली। क्या पाकिस्तान की पुलिस हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखती है? डिपेंड करता है कि केस कौन सा है, जुर्म कौन सा हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिले भारत में शिफ्ट होने का तो क्या आप पाकिस्तान छोड़कर भारत में शिफ्ट हो जाएंगे? मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंडिया ही है। आपने जो जवाब दिए हैं उससे मुझे नहीं, मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को, सारी हमारी कम्युनिटी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। क्योंकि किसी के लिए भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, मैं यहाँ से अगर किसी मुसलमान के बारे में भी कहूँ कि तुम्हें यहाँ से छोड़कर निकल ही जाना है, तो उसको भी बड़ा दुख होगा कि यार अपनी जमीन, अपना देश, अपनी मिट्टी, उसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि बाकी दुनिया तो बेगानी है ना फिर हमारे लिए, तो वैसे ही सबके लिए। जिस तरह से आपने जवाब दिए, जिस तरह से आपने चीजों को रखा, और बहुत मुझे क्लियरिटी दिखी कि बहुत क्लियर है जो आपने दिखाया, जो बताया, और जो हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। मुझे याद है कि अभी आपने बात कही कि एक बार जब आप कन्वर्ट हो गए तो वापस नहीं जा सकते। अभी मैं किसी की क्लिप देख रहा था, ट्विटर पे किसी ने मेरे साथ शेयर किया, तो उसमें एक मौलाना पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बता रहा था कि अगर किसी ने कन्वर्ट हो गया, उसने मुसलमान अपने फ्री विल से बन गया वो, और अगर वो चाहता है कि वापस चला जाए तो उसका कत्ल जायज है, आप उसको मार दो, किल कर दो, ऐसा किसी हदीस में लिखा है, वो हवाला दे रहा था। देखिए, फ्री विल को आप कैसे प्रूव करेंगे? आप ये तो प्रूव कर देंगे कि वो इस्लामिक है या इस्लाम मुस्लिम है। फ्री विल को आप कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट में? कोर्ट चलती है टेक्निकल एविडेंस पे। ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया ना कि नहीं, ये इसकी फ्री विल थी नहीं थी। कोर्ट के सामने सब बराबर है। और वो आप नाप नहीं सकते कि फ्री विल थी कि नहीं थी, कोई पैमाना नहीं है इसका। बिल्कुल सही बात है। दिलीप भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही जबरदस्त बातचीत हुई, और बहुत जबरदस्त हमें तस्वीर सामने देखने को मिली कि पाकिस्तान और वहाँ के माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे शो पर आए, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी मैं आपको परेशान करता रहूंगा, कभी कभी जब जरूरत पड़ी आपसे आपकी राय के लिए। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, आपने मेरे को बुलाया, मेरे को मौका दिया। मैं भी आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा के मुझे बुलाया अपने शो पे। अरे नहीं नहीं देव भाई, मतलब पहली बार मैंने आपका वीडियो देखा, और मैंने अपने रिएक्शन में भी कहा था कि आपने गजब की बातें की हैं, बहुत क्लैरिटी से बातें की हैं, और बहुत निडरता से बातें की हैं, और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो थैंक यू आपका शो पर आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।